Hello everyone, welcome to IIT JAM and CSIR Net channel of PW. Myself आस्था शर्मा और आज मैं लेके आई हूँ आप लोग सभी लोगों के साथ IIT JAM एग्जाम की कुछ बेसिक डिटेल्स जो हर स्टूडेंट को जो अपने कॉलेज में है उसे पता होनी चाहिए कि ये एग्जाम होता क्या है, ये एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्जाम देने के बाद होगा क्या। ठीक। और इसके एग्जाम कब होते हैं, क्या सिलेबस है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस एग्जाम के लिए क्या क्या तैयारी करें कि भाई आपकी चीजें सेट हो जाएं। तो सबसे बिना देरी के स्टार्ट करें अगर हम आईआईटी जैम 2027। तो जो जैम एग्जाम है वो बेसिकली जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स है। मतलब जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो चुके होते हैं उनको जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है एक अच्छी आईआईटीज, अच्छी एनआईटीज, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जैसे आईआईएससीज, तो उसके लिए ये एग्जाम है और ये एक एडमिशन टेस्ट है। ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करता आपको, मतलब जॉब नहीं मिल लगती है इससे, लेकिन हाँ इससे आपका एक जॉब लेने के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो ज़्यादा करीब आ जाती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इस एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम होता किसके लिए है या फिर इस एग्ज़ाम से होगा क्या। भाई एग्ज़ाम तो आपने देख लिया आईआईटी जैम है, लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के बाद क्या होगा। पहले मैंने आपको बताया कि एक तो एडमिशन टेस्ट है, एक एडमिशन टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल पे करवाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उनको हो सकता है उन्हें पीएचडी डुअल डिग्री करनी हो, है ना, उन सभी के लिए ये जो है आईआईटी जैम एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये इसका जो स्कोर है वो वैलिड चलता है ऑल ओवर इंडिया। हमारी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईआईटी, आईआईएससीज और एनआईटीज में मास्टर्स एडमिशन लेने के लिए जो जैम स्कोर है उसको यूज करा जा सकता है एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हमारे, जैसे कि एमएससी प्रोग्राम हो सकता है, एमएससी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम हो सकता है, एमएस हो सकता है रिसर्च में, एमएससी एमटेक हो सकता है जो डुअल डिग्री होती है हमारी एमएससी एमटेक की, उसके एडमिशन के लिए, जॉइंट एमएससी पीएचडी के लिए, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, और साथ साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी इस एग्जाम, अगर आपको ये सब करना है, मतलब इनमें से कोई चीज करनी है, तो इस एग्जाम के थ्रू आप ये चीज कर सकते हैं हमारी, मतलब इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट्स से जो कि होते हैं हमारे आईआईटीज, आईआईएससीज और एनआईटीज। इसके अलावा ये तो बात रही थी आपकी एडमिशन की कि इसमें एडमिशंस मिलते हैं आपको हमारे इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें मास्टर्स लेवल के लिए। लेकिन इसके अलावा एक मेजर एस्पेक्ट है आईआईटी जैम का जो कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि है एक रिकॉग्निशन, फ्यूचर रिकॉग्निशन। आईआईटी जैम जैसे मैंने आपको बताया एक नेशनल लेवल एग्जाम है। ठीक है। अगर कोई भी बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है विद गुड रैंक अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, तो उसकी एक, आप कह सकते हो कि उसने एक अकम्पलिशमेंट करी है, मतलब उसने एक चीज मतलब जीती है। और इस चीज का फायदा आप जब आगे जाएंगे, जब अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप और चीजों में जाएंगे, जैसे पीएचडी में जा सकते हैं आप, गवर्नमेंट जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हैं, तो वहां पे आपको इसका जरूर फायदा मिलता है। जैसे कि जब आप आईआईटी जैम एक अच्छी रैंक से करते हैं तो आपको आईआईटीज में, टॉप आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। और अब आप आईआईटीज में आपने मास्टर्स अपनी कंप्लीट करी और मास्टर्स करने के बाद आप और एग्जाम्स देते हैं जैसे सीएसआईआर, नेट एंड गेट, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं। इसके अलावा सीएसआईआर नेट जैसे जेआरएफ जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप पीएचडी के लिए जाते हैं और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर जब भी आप किसी भी मास्टर्स लेवल एग्जाम को देते हैं ना, तो आपको एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। अब उस इंटरव्यू में काफी कुछ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इंटरव्यू को कैसे दे रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें जो छुपी हुई होती हैं, जैसे कि आपका बैकग्राउंड, कि आपने कहाँ से स्टडी करी है, आपने कितनी अचीवमेंट करी है पीछे, कि भाई वो बच्चा कंसिस्टेंट रहा है या नहीं रहा है, तो उस चीज को भी देखा जाता है। तो जब भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन एक पुश मिलता है और एक एज मिलता है अगर आप एक आईआईटी, एक आईआईएससी या एनआईटी से अपनी मास्टर्स करते हैं तो। ठीक। तो ये हमारी फ्यूचर रिकॉग्निशन बहुत, मतलब ये बहुत छुपी हुई चीज है, लेकिन ये आपको एक एज देती है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो आपको मिलता है एडमिशन जहाँ पे आप करते हो टॉप इंस्टीट्यूट में, उसके बाद आपको ये चीज देखने को मिलती है। थोड़े ब्रॉड एस्पेक्ट में जब आप देखते हो ना, तो ये एग्जाम आपको, मतलब अगर आप कह सकते हो कि भाई आपका अगर लेवल
मतलब दूसरों के सामने इतना है, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका लेवल इतना हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। और आगे चलिए कि इस एग्ज़ाम के बाद तो हमने देख लिया है इस एग्ज़ाम को दे कौन कौन सकता है। अभी हमने ये सीखा है कि इस एग्ज़ाम में होगा क्या, मतलब इस बेसिकली एग्ज़ाम से होगा क्या। आप एग्ज़ाम तो दोगे, किसके लिए एग्ज़ाम किसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन इस एग्ज़ाम को दे कौन कौन सकता है, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो अपनी ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हालांकि इसमें जो एक क्लॉज ये है कि आप एडमिशन के लिए जब जाएंगे मास्टर्स में, तो एडमिशन डेट से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इस एग्जाम को मतलब फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है जो कि सेकेंड ईयर में और एक स्टूडेंट है जो कि अपना थर्ड ईयर में है ना। एग्जाम तो ये दोनों ही दे सकते हैं, ग्रेजुएशन में है ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है उसे पता है कि एडमिशन जब होंगे इधर इस एग्जाम के थ्रू, जब एडमिशन्स होते हैं एक टाइम के बाद, उसके पहले इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, इसके हाथ में डिग्री होगी, तो इसको तो एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर का स्टूडेंट जब ये एग्जाम दे सकता है, अच्छी रैंक भी ला सकता है, लेकिन क्योंकि इसकी एडमिशन से पहले इसके पास डिग्री नहीं होगी, तो इसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा यहाँ पे आईआईटीज या आईएससीज में, एनआईटीज में। तो ये मेन बेसिक क्वालिफिकेशन तो इतनी होनी चाहिए आपकी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की, ठीक है। एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए कोई देना चाहता है तो वो तो दे सकता है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकता है इसमें, ठीक है। अगर आगे चले कि भाई किस किस सब्जेक्ट में एग्जाम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट के करते हैं, लेकिन जो जैम है स्पेसिफिकली, जो हमारा जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स है, ये हमारे इन सब्जेक्ट्स में होता है। तो जिस किसी भी बच्चे को अपनी मास्टर्स इन सब्जेक्ट से करनी है वो ही ये एग्जाम दे सकता है, क्योंकि एग्जाम ही इन सब्जेक्ट्स में होता है। जो हमारे सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी, हमारा है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स। इन सभी सब्जेक्ट्स में जैम कंडक्ट कराया जाता है। और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे केमिस्ट्री में अपनी मास्टर्स करनी है और अपने टॉप इंस्टीट्यूट से करनी है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करनी है और अच्छे लेवल की मास्टर्स करनी है, गुड एक्सपोजर मिलेगा रिसर्च का, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम बेस्ट है। ये एग्ज़ाम दीजिए और अपनी अच्छी रैंक लाने के बाद अपने टॉप इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन पा सकते हैं। इसमें एक और ख़ास बात है, जो जैम है मतलब ये जो जॉइंट एडमिशन टेस्ट है हमारा, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में देंगे। हो सकता है भाई किसी बच्चे के पास बीएससी प्रोग्राम हो, उसके पास फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, मैथमेटिक्स भी हो, और उसने कहा कि भाई मेरा तो फिजिक्स भी स्ट्रांग है और मेरा तो केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है, मैं चाहता हूं कि एक बार मैं टेस्ट करूं कि मैं किस में मास्टर्स करना चाहता हूं, तो वो ये एग्जाम दोनों सब्जेक्ट्स में भर सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज करे, ये एग्जाम 2 सब्जेक्ट्स में भी भरा जा सकता है। ये एग्जाम 2 सब्जेक्ट्स में भी भरा जा सकता है, आपकी चॉइस के ऊपर बेस्ड है ना। 2 सब्जेक्ट्स में ये भर सकते हो आप एग्जाम, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में बेसिकली। अगर बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, अभी आपने देखा कि भाई कौन कौन मतलब इस एग्जाम में होगा क्या, पहले तो कि इस एग्जाम को करने के बाद आपको क्या अचीवमेंट मिलेगी। दूसरी चीज, इस एग्जाम को जब आपने कर लिया तो मतलब कौन कौन दे सकता है इस एग्जाम को। पहले इस एग्जाम को आपने कर लिया है, एग्जाम से आपको मिलेगा क्या, इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, किस सब्जेक्ट में एग्जाम होता है, ये आप सभी ने देख लिया है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इस एग्जाम का पैटर्न। इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो 100 नंबर का ये एग्जाम होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस आर देयर, टोटल ऑफ 100 मार्क्स इज देयर। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है हमारा ये, और 60 क्वेश्चंस आते हैं इसमें टोटल, सेक्शन ए बी सी। हालांकि इसमें सेक्शन ए बी सी अलग नहीं होते हैं, सब मर्ज्ड होते हैं। ये मतलब कि बेसिकली आप ऐसे समझो कि रैंडम अपने रहते हैं, ठीक है। पर जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारा जो सेक्शन ए है उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें 1 to 10 क्वेश्चंस, ये ऐसे नहीं होते कि 1 to 10 ही आपके जो हैं इस तरीके से होंगे, रैंडम अरेंज्ड होते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है। बट अगर आप देखोगे सेक्शन ए जो है 30 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, और ये MSQ टाइप है। MSQ मतलब 30 क्वेश्चन आपके इस तरीके से होंगे कि आपको उन 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा,
ये एग्जाम पैटर्न है सेक्शन ए में, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के होंगे और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन ए में क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें नेगेटिव 1/3 रहता है, 1/3, और इसमें -2/3 रहता है अगर आपने क्वेश्चन गलत करा है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते तो कोई मार्क्स नहीं है, अटेम्प्ट सही करते हो तो +2 है या +1 है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आप देख सकते हो कि भाई इसमें क्या है, सिर्फ एक ही करेक्ट होगा ऑप्शन, है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, खास बात इसमें ये है ना। और अगर मान लो अगर आपका क्वेश्चन गलत है 1 मार्क्स का तो 1/3 कटेगा, 2 मार्क्स का गलत है तो 2/3 आपका नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा उसमें। ठीक, ये तो बात रही थी सेक्शन ए की। ऐसे ही हमारा सेक्शन बी होता है इसमें, और सेक्शन बी कंटेन करता है MSQ टाइप क्वेश्चन। MSQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं ये टोटल, जिसमें से सभी 2 मार्क्स के होते हैं। और MSQ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें होता क्या है, इसमें 4 ऑप्शंस आपको अभी भी मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इन 4 ऑप्शंस में से एक से ज्यादा सही हो या एक भी सही हो सकता है, एक भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। हो सकता है कि चारों के चारों सही हो, वो आपको पढ़ना होता है और आपको एग्जैक्टली डीपर नॉलेज के साथ साथ बताना होता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये 4 ऑप्शन सही होंगे या 3 होंगे या 2 सही होंगे। ये होता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें हमारे एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस जो हैं करेक्ट होते हैं, एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस जो हैं करेक्ट होते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और आगे चले हमारे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं बचे हुए, जो कि एनईटी बेस्ड होते हैं। एनईटी मतलब इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, ना ही इसमें आपको कुछ सेलेक्ट करना, आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और सिर्फ न्यूमेरिकल फिल करना है, न्यूमेरिकल। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। यानी है इनको आपको क्या करना होता है, स्क्रीन पर ही आपका बोर्ड मतलब कीबोर्ड होता है स्क्रीन पे ही, उसको क्लिक करके आपको अपना आंसर लिखना होता है। जैसे 4 आया किसी क्वेश्चन का आंसर तो वो फिल करना होता है इस तरीके से। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें कोई ऑप्शंस भी नहीं होते। ठीक है, तो ये तो है अपना एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन आपका सब्जेक्ट क्या है, इसका अलग अलग सिलेबस होगा। जैसे मान लीजिए बायो का अपना अलग सिलेबस है, केमिस्ट्री का अलग सिलेबस है, मैथमेटिक्स का अलग सिलेबस है ना। तो वो जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्रोशर दे दूंगी IIT जैम 2026 का, जिसमें प्रॉपर एग्जैक्टली लिख रखा है कि भाई केमिस्ट्री में जैसे कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है, बायोलॉजी में ये पूरा सिलेबस है ना, वो आप उसमें से देख सकते हैं अपना प्रॉपर सिलेबस। और आगे चलें कि अगर आपने सोच लिया है कि अच्छा ये एग्जाम फायदे का सौदा है, आप सेट कर चुके हो कि मास्टर्स आपको टॉप IIT से करना है, आप एलिजिबल भी हो इस एग्जाम को देने के लिए, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना होगा कि आपको पहचानना होगा ये एग्जाम होता कब है और इस एग्जाम के फॉर्म्स कब आएंगे, क्योंकि बिना फॉर्म फिल करे आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो इस एग्जाम के जो फॉर्म होते हैं वो आपके आते हैं अराउंड सितंबर टू अक्टूबर। अगर मैं बात करूं IIT जैम 2027 की, IIT जैम 2027 की, तो आपका एग्जाम होगा कब भाई, आपका एग्जाम होगा 2nd वीक ऑफ फरवरी, अराउंड 2nd वीक ऑफ फरवरी 2027 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे इस बार जो IIT जैम 2026 है हमारा 2026, ये एग्जाम हो रहा है हमारा 15th ऑफ फरवरी को, 15th ऑफ फरवरी को, मतलब 2nd वीक ऑफ फरवरी तक हमारा ये एग्जाम हो रहा है ना। अब और अगर मैं बात करूं कि भाई इसके फॉर्म्स कब निकले थे हमारे 2026 के, ये हमारे सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म्स इसके मतलब एप्लीकेशन फॉर्म खुले हुए थे और इसके एप्लीकेशन प्रोसेस चल रही थी तब तक। सिमिलरली जब आप 2027 का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं, आपका भी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाएगा 2027 में। ग्रेजुएशन कौन से भाई, आपके साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं है ये एग्जाम, जो है ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं होता। अगर आपका साइंस में अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा या फिर जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं वो उसमें कंप्लीट हो रहा है, तो आप जो है बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं IIT जैम 2027 को, जिसके जो फॉर्म्स हैं वो सितंबर अक्टूबर में निकल जाएंगे।
मतलब अराउंड इसके अराउंड निकल जाने चाहिए, और फिर से आपका जो 2027 है फरवरी और सेकेंड वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अब एग्जाम के बारे में आपने सुन लिया, एग्जाम से होता क्या है आपने देखा भाई, ये मेनली तो जो एग्जाम है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम है, लेकिन इसका अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट देखोगे, अगर आप एक अच्छी आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपका फ्यूचर एस्पेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको एक अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको एक रिसर्च फैसिलिटी मिलेगी अच्छी आईआईटीज आईआईएससी से, है ना, अगर आप उनमें अच्छी रैंक लेके आते हो इस एग्जाम में, आईआईटी जैम में। अब इसकी प्रिपरेशन कब करनी चाहिए, अब आपने सेट कर लिया कि हाँ ये एग्जाम मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, या फिर वो बच्चे भी जिनका ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2026 तक भी कंप्लीट हो गया है, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने ये मौका मिस कर दिया आईआईटी जैम 2026 का, वो भी अगर सोच रहे हैं कि उन्हें 2027 में ये चीज़ लेनी है, उन्हें अपना आईआईटी ड्रीम पूरा करना है, तो वो भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, देखो इसकी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको उसका एग्जाम पैटर्न समझना होता है पहले तो, वो मैंने आपको बता दिया। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 सेक्शंस होते हैं, एनएटी, एमएसक्यू और अपने एमसीक्यूज होते हैं, है ना, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यूज में होती है। ये तो बात रही थी एग्जाम पैटर्न की। फिर आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना। सिलेबस आपको प्रॉपर ब्रोशर में मैं आपको दे दूंगी, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, पर इसके साथ इसकी तैयारी के लिए आपको कब शुरुआत करनी चाहिए, तो देखो जितनी पहले आप एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दोगे उतना ही बेटर है, ठीक। अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि ये एग्जाम से आप क्लियर करके अपना आईआईटी ड्रीम पूरा करना चाहते हो, तो इस एग्जाम की तैयारी आप अभी से शुरू कर दो। सिलेबस आपको मिल जाएगा, जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ठीक है आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड इसका सिलेबस जानना है हर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि छूट गई है यहाँ पे, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके ऊपर स्पेशली आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। आपसे मिलते रहेंगे इसी तरीके से, और आप भी मोटिवेट होते रहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, इस एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है। जो आईआईटी जैम 2026 की फ़ीस है वो इस समय, मतलब जो इस बार आईआईटी जैम 2026 हुआ था, इसकी जो फ़ीस थी, जो फीमेल एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स थे उनके लिए, जो एक पेपर दे रहे हैं, एक पेपर मतलब एक सब्जेक्ट वो चूज़ कर रहे हैं, जैसे भाई उनका फिक्स है कि उनको भी बायोटेक्नोलॉजी में ही अपनी एमएससी करनी है ना, तो वो 1000 रुपये फीस है उनकी। लेकिन अगर उनको 2 पेपर देने हैं तो उनकी 1350 रुपये फीस थी आईआईटी जैम 2026 के अकॉर्डिंग, ठीक। बाकी सभी कैंडिडेट्स बॉयज या फिर जो दूसरी कैटेगरी में हैं उन सभी के लिए एक टेस्ट की 2000 रुपये फीस है, और अगर 2 टेस्ट की फीस लेते हो तो आप 2700 रुपये फीस है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ कहानी, और आपसे इसी तरीके से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।